हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक। आज हम लोग जेई नीट के इस सेशंस में जेई के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2023 में पूछा गया है। तो हम लोग अभी रिसेंटली 2023 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे और वो भी फिजिक्स का। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन एज y इक्वल टू 0.05 sin 2x minus 40 where x in meter and t is time in second. The velocity of wave is equal to option A 2, option B 4, option C 0.5, option D that is 0.25। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो हमारे पास है वेव इक्वेशन से गिवन है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 0.05 साइन 2x माइनस 40। ये आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव का वेव इक्वेशन गिवन है जो कि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई अगर एक वेव है जो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और हम इसका जो ग्राफ स्केच कर रहे हैं वो एक्चुअल में डायरेक्शन, देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और इसको हमने एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे वाई एक्सिस को हमने सिर्फ रिप्रेजेंट कर रखा है डिस्प्लेसमेंट को और हमारा ये ओरिजिन पॉइंट वो है। सपोज करो कि हमारे पास कोई ये प्रोग्रेसिव वेव है और वो प्रोग्रेसिव वेव कुछ मूव कर रही है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर इसका मैंने मोमेंट को रिप्रेजेंट किया लाइक दिस समथिंग, कुछ इस तरीके से अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा देयर इज अ लैम्डा अपॉन ऑफ 2, ये हमारे पास बन जाएगा देयर इज अ लैम्डा, ये बन जाएगा देयर इज अ 3 लैम्डा अपॉन ऑफ 2 और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका बन जाएगा एम्पलीट्यूड, देयर इज अ ए, ये भी आपके पास बनेगा एम्पलीट्यूड, देयर इज अ ए, बट इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बनेगा और ये आपके पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड बनेगा और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा, ऑलवेज कांस्टेंट ईच एंड एवरी पॉइंट पे बनेगा। तो ये इसकी खास बात है। जब हमारे पास कोई प्रोग्रेसिव वेव मिलती है तो वो प्रोग्रेसिव वेव चाहे वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे या एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, वो वेव जो होगी वो अल्टरनेटिवली ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, उसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा। सो हम लोग इसका जो फंडामेंटल जो इक्वेशंस को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देयर इज अ y इक्वल टू देयर इज अ a एंड नथिंग एल्स साइन देयर इज अ हमारे पास बन जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये आपके पास एक इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन तब वैलिड होगा जब आपका जो प्रोग्रेसिव वेव है वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर अगर ये आपका प्रोग्रेसिव वेव एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये आपकी इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगी, देयर इज अ a sin देयर इज अ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। लेकिन हाँ, बस इससे नेगेटिव और पॉजिटिव से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो उसका प्रोपगेशन सेम तरीके से होगा, रिजल्टेंट सेम बनेगा, उसका डायरेक्शन जो है बस अपोजिट होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है देयर इज अ y इक्वल टू 0.05 और ये हमारे पास साइन देयर इज अ 2x माइनस ऑफ 4t है। ये बेसिकली एक नेगेटिव प्रोपगेटिंग वेव का इक्वेशंस गिवन है। अब हम इसको इससे क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। हम जब इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा a इक्वल टू 0.05 जो कि एम्पलीट्यूड है। ये हमारे पास एक एम्पलीट्यूड मिल गया और हमारे पास k की वैल्यू मिलेगा बिकॉज क्योंकि हम x का कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो k बिकम्स देयर इज अ 2 और हमारे पास यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू बिकम्स देयर इज अ 4। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो कैलकुलेशन करना है वेलोसिटी ऑफ वेव, बेसिकली ये कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब कोई प्रोग्रेसिव वेव होती है और वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में या एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट अगर कर रही है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी कांस्टेंट, वो अचीव कर लेगी ईच एंड एवरी साइकिल में। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल होगा जब उसका फेज, देयर इज अ फेज डिफरेंस और ओनली फेज should be constant, only
फेज विल बी कांस्टेंट। तो कोई भी प्रोग्रेसिव वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट तब होगा जब उसका फेज डिफरेंस या फेज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोपगेशन। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है या ये इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास फेज है क्या? तो बेसिकली ये हमारे पास जो टोटल बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगा? फेज डिफरेंस। बेसिकली अगर मैं इसको फंडामेंटल तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो y इक्वल टू हो जाएगा a साइन ऑफ देयर इज नथिंग ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। ये हमारे पास इक्वेशन बनता है। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो वेव का प्रोपगेशन है ये पर यूनिट लेंथ आपके पास क्या हो रहा है, दैट विल बी k है, जो आपका, और k क्या है? दैट इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट। जो आपके पास k होगा, देयर इज अ k क्या होगा? दैट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या आपके पास क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। और अगर मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो पर यूनिट लेंथ जो है k है, तो टोटल प्रोपगेशन कांस्टेंट अगर आपके पास k है और टोटल लेंथ आपका जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है वो x है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयर इज अ k इनटू x। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फाई की वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो y इक्वल टू बन जाता है a साइन देयर इज ओमेगा टी माइनस ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा? kx। ये वाला इक्वेशंस हमें बेसिकली जो मिलता है वो जो मैंने अभी यहाँ पे लिख रखा है, चाहे ये इक्वेशंस या ये इक्वेशन जो मैंने लिख रखा है, बेसिकली वो ये फंडामेंटल इक्वेशंस है जहां से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। और जो हमारे पास फाई होता है दैट इज द फेज ओनली, और ये फेज ओनली तब होता है जब हमारे पास, जब अगर हमारे पास केवल फेज गिवन है तो हम केवल फाई को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास फेज पर यूनिट लेंथ गिवन है और हमारे पास ऑलरेडी ये डिस्टेंस गिवन है कि जो वेव है उसका प्रोपगेशन डिस्टेंस कितना है, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल फेज होता है उसको प्रोपगेशन कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो बेसिकली फेज बन जाता है। और फिर हम उसको क्या करते हैं, फाई की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो ओमेगा टी माइनस ऑफ के से हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब बात आ गई कि हमारे पास ये बेसिकली फेज डिफरेंस क्या है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो फैक्टर मैंने लिखा बेसिकली ये फेज डिफरेंस है, और मैं इसको सिंपल सा इसको फेज भी लिख सकता हूं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब कोई भी एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई वेव प्रोपगेट करती है तो उस प्रोपगेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, व्हिच मींस हम इसको लिख सकते हैं कि देयर इज ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। फाई की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, देयर इज अ के एक्स, देयर इज ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। एक चीज यहाँ पे ये नोट करने लायक है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, इट इज ओनली वैलिड फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन में जो x का x पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी वेव का प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने ये लिख दिया कि y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, तो ये भी तो x डायरेक्शन में प्रोपगेशन का होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये ओरिजिन से क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था। बस इतना इसके अंदर डिफरेंस है। तो आप अगर इसको लेके सॉल्व करोगे दैट विल बी द सेम आंसर, अगर आप इसको लेके सॉल्व करोगे तो दैट विल बी द सेम आंसर। डिफरेंस इज दैट ओनली कि जो प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन है वेव का वो डिफरेंस होगा। तो अगर डायरेक्शन के साथ अगर आंसर गिवन होगा देन इट विल लिटिल बिट मिस्टेक। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं इंक्लूडेड, ओनली मैग्नीट्यूड गिवन है, तो हमें इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देना है। तो अब यहां से क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इस इक्वेशंस का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d अपॉन ऑफ dt देयर इज ओमेगा t माइनस ऑफ kx इक्वल टू d अपॉन ऑफ dt इनटू c। ये टोटल का टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। और हमें क्या कर लेना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन कर लेना है कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अगर मैं कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के अगर यहाँ कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 1 माइनस आपके पास हो जाएगा के इंटू डी एक्स अपॉन आपके क्या बन जाएगा डी टी इक्वल टू 0। ये 1 क्यों हो गया, बिकॉज क्योंकि ये कैलकुलस का फंडामेंटल है कि टी का अगर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी अपॉन ऑफ डी एक्स इंटू एक्स बिकम्स 1। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे टी है तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। तो वही मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ ओमेगा माइनस के इंटू डी एक्स अपॉन ऑफ क्या बन जाएगा,
dt इक्वल टू 0। सो ओमेगा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ k dx अपॉन ऑफ आपकी क्या बन जाएगा dt। तो बेसिकली dx अपॉन ऑफ dt इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा अपॉन ऑफ k। अब ये जो इक्वेशन आ गया इसमें देख सकते हैं कि dx अपॉन dt हमारे पास क्या दैट इज द वेलोसिटी। तो dx अपॉन ऑफ dt इक्वल टू v इक्वल टू ओमेगा अपॉन ऑफ k। तो देखो हमारे पास ये निकल गया यहाँ से वेलोसिटी। तो बेसिकली जो हमारे पास पैरामीटर गिवन था देयर इज अ k और ओमेगा, हम क्या करेंगे उसको इसको उसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल टू देयर इज ओमेगा अपॉन ऑफ k व्हिच इज ओमेगा वैल्यू इज 4, so 4 and k becomes 2, there is a 2 and ultimately the answer is 2। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या निकल गई देयर इज अ 2 और हमारे पास ऑप्शन ए इज अ वैलिड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या बनेगा। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ये मीटर में और ये सेकंड में है, तो ऑब्वियसली दैट इज मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास किसकी यूनिट मिल जाएगी। और अगर मुझे इसका डायमेंशन भी निकालना है तो हमारे पास डायमेंशन मिल जाएगा m0 L1 T-1, जैसा कि 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इसका डायमेंशन निकाल दिया। सो हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले ये देखना था कि ये वेव इक्वेशंस का और कोई भी वेव किस तरह से प्रोपगेट करती है। वो एक्स डायरेक्शन में कैसे प्रोपगेट करती है पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे प्रोपगेट करती है, उसके प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से भी गिवन होगा तो जाके हम नेगेटिव और पॉजिटिव को इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ k दैट इज फॉर पॉजिटिव एक्सिस एंड y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा इट विल कॉमन लाइक दैट वन, ठीक है ना, ये कॉमन ये माइनस, तो ये माइनस यही रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस इसी बात को रिप्रेजेंट करेगा कि द वेव इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या है। टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance d are placed in a medium of dielectric constant K. If they are placed in the air, then find equivalent distance at which they experience same force. जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जब सॉल्व करोगे, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, तो कूलम्ब्स लॉ का ये एप्लीकेशन का आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। इसमें कोई तीर नहीं मारनी है, आपको सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप इजीली देख सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको देखते हैं कि इसके पीछे क्या थियरी बिहाइंड इट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे आपके पास एक चार्ज Q2 है। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 इनको मैंने एयर में एक वैक्यूम मीडियम में, जो कि चार्ज के लिए एयर वैक्यूम के इक्वल होता है, बिकॉज dielectric constant of air should be equal to approximately equal to 1। so मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि air approximately equal to 1, इसलिए हम लोग इसको ऑलमोस्ट इक्वल कंसीडर करते हैं किसके, देयर इज अ वैक्यूम के। सो जब हम किसी दो चार्ज को जब हम वैक्यूम में या एयर में प्लेस करते हैं तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा। सपोज करो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने क्या रख रखा है कि ये डिस्टेंस r रख रखा है। सो इनके बीच का जो कूलम्ब फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, वो किस प्रकार से लगेगा, देयर इज F इक्वल टू F वैक्यूम। सो हम इसको लिख सकते हैं देयर इज अ V वैक्यूम एंड इक्वल टू, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ FA एयर के लिए, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास देयर इज अ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, when it is placed in air, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ when it is placed in air। now second condition is going on, when charge is placed in some medium of dielectric constant, electric constant that is K। अब मैंने क्या किया कि ये जो सिस्टम था, इसी सिस्टम को Q1 और ये Q2 जो चार्ज थे, इनको मैंने किसी एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया, ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया, और इस मीडियम के बीच में जो इनके बीच का डिस्टेंस रखा दैट इज सेपरेटेड, हमने इसको कर दिया d डिस्टेंस। हमारा प्रॉब्लम यही बोल रहा है।
प्रॉब्लम बोल रहा है कि दो चार्ज है Q1 Q2 जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d और इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो हमने क्या किया कि दो चार्ज को एक मीडियम के अंदर सेपरेट कर दिया और उनके बीच का जो सेपरेशन रखा वो d रखा और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज k। अब इनके बीच का कूलम्ब फोर्स क्या होगा, देयर इज F m मीडियम एंड इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बनेगा एंड देयर इज नथिंग Q1 Q2 अपॉन ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा r स्क्वायर। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एयर में था तो हमने डिस्टेंस लिया था बिकॉज क्योंकि यहाँ पे r हमने डिस्टेंस लिया था, फोर्स कुछ अलग होगा। और यहाँ जब हमने उसको मीडियम में रख दिया तो फोर्स की वैल्यू कुछ घटेगी या बढ़ेगी वो तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन उसका डिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमने डिस्टेंस को d रखा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, दैट इज d। परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि देयर इज अ k इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली हम लोग अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो k की वैल्यू है, देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देयर इज अ एप्सिलॉन अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। सो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू को उठा के मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के एंड देयर इज अ Q1 Q2 अपॉन ऑफ d स्क्वायर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, बेसिकली इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट व्हिच दे एक्सपीरियंस सेम फोर्सेस। क्या डिस्टेंस रखें जिससे कि वैक्यूम में जो रखा गया चार्जेस था और मीडियम में रखा गया चार्जेस था दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आए। सो फॉर द सेम प्रॉब्लम देयर इज अ 1/4, हम क्या कर देंगे, इसका कंपैरिजन कर देंगे, देयर इज अ Q1 Q2 अपॉन ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट k, देयर इज अ Q1 Q2 अपॉन ऑफ d स्क्वायर। नाउ गाइस ये पूरा टर्म्स इससे कैंसिल, Q1 से ये कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा देयर इज 1/r स्क्वायर इक्वल टू 1/of k इंटू d स्क्वायर। रिवर्स कर देंगे, देयर इज kd स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ r इक्वल टू रूट ऑफ kd स्क्वायर विच इज इक्वल टू d रूट ऑफ k, जो कि हमारे पास अल्टीमेटली आंसर बनेगा। तो d रूट ऑफ k हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, देयर इज a, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा इसको कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से लग रहा है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, कूलम्ब्स के लॉ का एक एप्लीकेशन है बेसिकली, जिसमें हमें जो है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना, उसके बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से हमने क्या किया कि यहाँ पे जब चार्ज को एयर में रखा तो हमने वहां पे फॉर्मूला लगा दिया कि एफ वैक्यूम या एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ऑफ r स्क्वायर। एक इक्वेशन कंपेयर कर लिया। सिमिलरली जब मैंने चार्ज को रिप्लेस किया किसी मीडियम से और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा तो मैंने फिर फोर्स मीडियम में निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। और एप्सिलॉन का जो रिलेशन होता है दैट इज रिलेटिव कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में, देयर इज अ k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पुट कर सकता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये लिखने की जरूरत अगर आपको नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये आप क्या कर सकते हो Q1 Q2 अपॉन ऑफ देयर इज d स्क्वायर। ये इक्वेशन को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ये एक टर्म्स कम हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से वो बोल रहा है कि दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करें, देन वी हैव टू कंपेयर द बोथ फोर्सेस एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट देयर इज r इक्वल टू रूट ऑफ k d स्क्वायर एंड देन आफ्टर दैट इज कम्स टू द ऑप्शन a, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ gyration for the uniform solid sphere of radius 5 cm about the axis PQ as shown in the figure। और ये प्रॉब्लम हमें गिवन है कि इसमें हमें रेडियस ऑफ gyration निकालना है। बेसिकली यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट एट विच पॉइंट द बॉडी इज रिवॉल्विंग और प्रोड्यूस या और शो द मोमेंट, ठीक है। ये बेसिकली हमें इस बारे में देखना है, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास गिवन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ओके, और पी क्यू पॉइंट के अबाउट रेडियस ऑफ gyration क्या करना, मुझे निकालना है। और इसी पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो हम लोग इसको देखते हैं
कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं, सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और ये अपने एक्सिस के अलाउंग, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो पहला इसका जो आपके पास मोमेंट बनेगा वो अबाउट द एक्सिस, ये बनेगा, इस एक्सिस के अबाउट बनेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर लेंगे तो देयर इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयर इज अ आईसी, सेंटर ऑफ मास, बेसिकली सीएम मैं लिख सकता हूं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग 2/5 सॉलिड स्फीयर का, देयर इज m into r स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब दूसरा हम ये ले लेते हैं कि अब हम यहाँ पे लगा देते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। एक्चुअली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्सिस, या फिर मैं बोल दूंगा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट बी इक्वल टू द cm प्लस ऑफ I into d, d which means the distance that is d, जिस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है कि इसको फाइंड आउट करना है। और अगर हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन है, जिस रेडियस ऑफ जायरेशन या जिस जायरेशन एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट हमें निकालना है, अगर वो हमारे पास गिवन है, दैट इज अ k, रेडियस ऑफ जायरेशन अगर गिवन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा m इंटू देयर इज अ k स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को, और यहाँ d की वैल्यू भी मैं नोट कर लेता हूँ, id इक्वल टू हो जाएगा देयर इज अ m इंटू देयर इज अ d स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन पे क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज m into k स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस m into d स्क्वायर। बेसिकली दोनों टर्म्स में अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी m इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी m इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी, तो कैंसिल कर देते हैं। तो देयर इज अ k स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 r स्क्वायर इन द प्लस ऑफ d स्क्वायर, बेसिकली 2/5 into r, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितना 5, देन देयर इज अ 5 ऑफ स्क्वायर इन द प्लस डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, देयर इज अ डिस्टेंस d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो देयर इज अ 10 ऑफ स्क्वायर। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो देयर इज अ k स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज अ 2/5 into there is a 25 in the plus of there is 100, it will cancel by 5 and it is 10, so 110, so basically k equal to root of 110, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशंस की वैल्यू जो बेसिकली हमारे पास कैलकुलेशन में आ रही है, वो हमारे पास क्या आ रही है, देयर इज अ 1110, ऑप्शन नंबर सी। फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई सॉलिड, हॉलो या फिर किसी तरह का रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर स्फीयर्स, ठीक है, बॉडी गिवन है और उसका हमें अगर मोमेंट निकालना है बेसिकली, तो ये हम लोग जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं। बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए हैं, दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हो जाएगा, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना उसके डिस्टेंस से। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा I इक्वल टू ICM प्लस ID, और ये वैल्यू को हम इन्वॉल्व करेंगे, दैट विल बी द कंप्लीट आंसर, और फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है। इन द सर्किट शोन फाइंड करंट थ्रू R4 in bracket I4 and R5 in bracket I5। हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है, ये सर्किट डायग्राम है, और बेसिकली ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें हमारे पास R1, R2, R3, R4 और R5 की वैल्यू गिवन है। इनफैक्ट मुझे वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, और उस जो बैटरी है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे अप्लाइड है, और मुझे निकालना है कि ये जो कंडीशन है, देयर इज R4 और R5 से कितना अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है बेसिकली। और हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन है, A, B, C एंड D। हम लोग इसको देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज नॉट
टफ क्वेश्चन, बेसिकली बहुत बेसिक है, इलेक्ट्रिक करंट का है और इसको देखते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जब नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग इस प्रॉब्लम के साथ क्या करोगे, तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर मुझे करंट निकालने के लिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। परफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात मैं करता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 और R2 आपके पास किस में है, ये पैरेलल में है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो पैरेलल में हमारे पास क्या बन जाएगा, जरा ये देख लेते हैं। इट इज 2 into 2 upon 2 plus of 2। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, पहला वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद R3 सीरीज में है, देयर इज अ प्लस ऑफ 3 एंड अगेन प्लस। अब फिर से ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके सीरीज में है, तो पहले इनको पैरेलल में जोड़ के इनके सीरीज में जोड़ देते हैं। तो होगा क्या हमारे पास, देयर इज अ 20 into 5 upon 20 plus of 5 हो गया ये। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक और रेजिस्टेंस R3 है जो कि इन्हीं के किसमें सीरीज में है, तो इट इज आल्सो देयर इज नथिंग 3। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देयर इज अ 4 upon of 4 plus of 3 and there is a 100, there is what, 100 upon of 25 and the plus of what is 3, it will cancel, there is a 1, it will cancel, there is a 4 and now again this is 6 and the 6 and 5 that is 11। हमारे पास टोटल 11 ओम का हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 11 ओम। अब हम क्या निकाल लेंगे कि टोटल थ्रू आउट दी सर्किट, यहां से हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। यही करंट जाके यहां से आपके पास I1 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से I2 में, फिर दोनों करंट यहाँ पे आपके पास फिर से सिमिलर समीशन हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारे पास आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I4 में, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, I5 में। बेसिकली यहाँ से हमारे पास I3 जाएगा। तो जो जो हमारे पास I1 I2 होगा वही तो समीशन I3 के बराबर होगा और फिर I3 स्प्लिट आउट हो रहा है किसमें, I4 और I5 में। अगेन फिर से यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा कितना, I। तो इनपुट I आउटपुट I, बेसिकली हमें बस यही निकालना है। तो हम करंट के बारे में देख लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या लगा देंगे, IR। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन ऑफ R। V की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 24, तो 24। R की वैल्यू कितना 11, ये हमारे पास एम्पियर हो गया। मतलब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू जो हमारे पास मूव कर रही है 24/11 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, इसमें से यहाँ से फ्लो कर रहा है। परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल इसमें या इसमें या इसमें या इसमें क्या कर सकते हैं अपन, है करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। जैसे कि अगर मुझे I1 में निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं कि देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट जो पोटेंशियल होगा, देयर इज अ V, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट होगा। इसका मतलब हुआ कि मैं लिख सकता हूं कि देयर इज अ V1 इक्वल टू V2, ये बनेगा। परफेक्ट, V1 इक्वल टू V2। अब हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू R2। परफेक्ट, ये बन जाएगा। I1 की वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं पता, हमने I1 लिख लिया, इंटू R1 की वैल्यू तो पता, देयर इज अ 2 इक्वल टू। I2 की वैल्यू भी हमारे पास कितना पता है, नहीं पता। R2 की वैल्यू कितना, देयर इज अ 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, I1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, I2। देखो यहाँ पे हमारे पास I1 और I2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर इस अमाउंट ऑफ करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इक्वली जो है अमाउंट ऑफ करंट इसमें चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I अपॉन ऑफ 2। परफेक्ट, यही बनेगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये हमारे पास बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देयर इज I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 24 अपॉन ऑफ 11 इंटू, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ऑफ 2, इट विल कैंसिल, देयर इज 12 अपॉन ऑफ 11 एम्पियर। इसका मतलब है कि हमारे पास I1 और I2 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, देयर इज I1 इक्वल टू I2, वो हमारे पास कितना आ रहा है, देयर इज 12 अपॉन ऑफ 11, ठीक है ना। अब फिर से दोनों यहाँ पे समीशन हो जाएंगे और R3 से बेसिकली जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो यही फ्लो होगा। परफेक्ट, आगे की तरफ। अब फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें फिर से 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। फिर हम यही वाला कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे। अगेन हम लोग वही बात करेंगे कि देयर इज अ V4 should be equal to V5, perfect, because of the potential between this terminal to this terminal equal to the, because potential between this terminal to this terminal। Again हमारे पास हो जाएगा there is I4
into there is a R4 should be equal to there is a I5 into R5. परफेक्ट। हमें I5 की वैल्यू नहीं पता है और R4 की वैल्यू देयर इज 20 इक्वल टू I5 नहीं पता और हमारे पास R5 की वैल्यू देयर इज 5, इट विल कैंसिल बाय 4 टाइम्स। सो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, जरा फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा I4 into 4 इक्वल टू, हमारे पास इसको मैं लिख देता हूं, देयर इज 4 और फिर वो आपके पास हो जाएगा देयर इज I5। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां से जो I4 और I5 है वही तो I को बना रहा है, तो हम लोग कर लेंगे I इक्वल टू देयर इज I4 प्लस ऑफ I5। परफेक्ट। अब I5 की वैल्यू 4I4 है तो ये अल्टीमेटली 5I4 बन जाएगा। परफेक्ट, बन जाएगा, कोई बात नहीं। अब अगर ये 5I4 बन गया तो ये किसके बराबर है, I के, और I की वैल्यू कितनी है 24/11। सो ये हमारे पास अल्टीमेटली हो जाएगा 5I4 इक्वल टू 24/11। अल्टीमेटली फिर से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो I4 इक्वल टू हो जाएगा 24/11 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, देयर इज 1/5। परफेक्ट। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, देयर इज 24 अपॉन आपके पास 55 एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास I4 की वैल्यू आ गई। हम लोग देख लेते हैं कि I4 की वैल्यू हमारे पास कौन सा 24/55। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, हम चाहे तो यहीं से आंसर मार सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे सेकंड को भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस, जरा इसको देख लेते हैं। सेकंड वाले में जब हमारे पास I4 की वैल्यू 24/55 आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसी वाले कॉन्सेप्ट में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं यहीं रख देता हूं। तो I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I5 इक्वल टू देयर इज 4 इनटू I4 की वैल्यू कितना है 24/55, तो ये हो जाएगा 24/55, ये हो जाएगा 96/55 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, I5 की। परफेक्ट, 96/55। देखो ये हमारे पास I5 की वैल्यू आ गई और हमारे पास I4 की वैल्यू कितनी आई थी 24/55। तो इजीली हम लोग देख सकते हैं कि A फॉर जो है अहमदाबाद, ये हमारे पास ऑप्शन है और हम लोगों को क्या करना था, सिंपल सा ओम्स लॉ अप्लाई करना था और ओम्स लॉ को अप्लाई करने के बाद हम इजीली जो है यहाँ पे देखना था कि पैरेलल और सीरीज उन दोनों कनेक्शन में दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल जो पोटेंशियल है उसके बराबर होना चाहिए। हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया और हमारे पास आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास अगला कौन सा सवाल है जो कि जेई में ये हमारा लास्ट सवाल होगा और फिर हम जो है कि नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे अगले में, और उसके लिए हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। अभी तो हम लोग अभी जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, वो सब सारे के सारे अब जितने भी फर्स्ट जो अटेम्प्ट हुआ था जिन स्टूडेंटों का जेई का फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ था वो प्रॉब्लम करेंगे। और हम लोग पिछले जो 2023 का भी रिसेंटली जो एग्जाम गया था फिजिक्स का, जितने भी जो है शिफ्ट में फिजिक्स के एग्जाम हुए थे उन सब क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अपकमिंग जो जेई एग्जाम है उसके लिए हम खुद को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं। ये आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्योंकि आपने ऑलरेडी 12th अगर जो अपीयर किए होंगे उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अगर वो अभी सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उनका जे एग्जाम तो नहीं निकलेगा। उन्हें जरूरत पड़ेगी रिवीजन की, प्रैक्टिस की, और हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको फेवर में बस इस जो भी आपका कंटेंट है इस कंटेंट को आपको वॉच करना है और बेसिकली जो है कि आप इससे सीख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है। इन द फिगर शोन 2 blocks of masses m1 4 kg and m2 1 kg are placed over a smooth fixed base connected by an ideal string over a smooth pulley. As the system is released, the tension in the string is। बेसिकली हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं आप है। और हमें क्या करना है कि इसमें मुझे निकालना है, जैसे कि ये पूरा एक आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये नीचे का सेक्शन फिक्स है और इस सरफेस पे हमारे पास दो मासेस गिवन है m1 और m2। बेसिकली हमारे पास कंडीशन में बोल रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन व्हाट इज m2। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन व्हाट इज m2, which means m1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है व्हाट, देयर इज 4, और m2 की वैल्यू गिवन है देयर इज 1 kg, which means kg। परफेक्ट, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो अगर हम इसको रिलीज करते हैं
तो क्या होगा, m1 ग्रेटर है तो स्टार्ट्स मूविंग हियर, देयर इज a एक्सेलरेशन से, और सिमिलरली ये वाली बॉडी भी स्टार्ट्स मूविंग, देयर इज अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ a एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन। और सेम एक्सेलरेशन क्यों होगा और टेंशन सेम क्यों होगा, बिकॉज द स्ट्रिंग इज आइडियल एंड द पुली इज व्हाट इज स्मूथ। अगर पुली स्मूथ नहीं होती और स्ट्रिंग में जो है उसका कुछ मास होता, कुछ लेंथ, उस जो लेंथ के अकॉर्डिंग उसका मास कुछ वेरी करता, तब शायद ये हमारे पास टेंशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। कैलकुलेट तो होता लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में गिवन है कि इट इज आइडियल एंड द पुली इज स्मूथ। सो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन डिजाइन करता हूं मैं। सपोज करो कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट, ये इंक्लाइन प्लेन है, और मैंने इसके ऊपर जो है कि ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, परफेक्ट। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये थोड़ा स्टाइलिश नहीं बना है, ये क्या है, हम लोगों को ड्राइंग छोड़नी नहीं चाहिए, हम लोग क्या है ड्राइंग छोड़ देते हैं, लगता है सब कुछ आ गया। सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। और ये जब ये ज्यादा मास होगा m1 ग्रेटर m2, और जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ये आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव करता है, परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिएक्शन को ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये इधर की तरफ, परफेक्ट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n, परफेक्ट, यहां से। और इसका जो मास होगा वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो जाएगा mg, परफेक्ट। ये आपके पास m1 mg है, सो इट इज m1 mg। और ये वाला जो सेक्शन बन जाएगा यहां से, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो इट इज 60 डिग्री। सो ये एंगल भी हमारे पास कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, परफेक्ट। और ये बन जाएगा m1g व्हाट इज cos थीटा, परफेक्ट। अब यहां से ये आगे की तरफ खींचेगा, इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा m1g व्हाट इज sin थीटा। और अब टेंशन किधर लग रहा है, स्ट्रिंग में इधर की तरफ टुवर्ड्स द पुली, तो ये इधर की तरफ टेंशन लग जाएगा T, परफेक्ट। पहला वाला केस बन गया। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसके फोर्स को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा कि m1g sin थीटा ये कंपोनेंट खींच रहा है किसको, T को, बिकॉज क्योंकि ये इसके अपोजिट है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसके कारण ये बॉडी मूव कर रही है। तो क्या हो जाएगा गाइस, देयर इज m1g sin थीटा माइनस ऑफ t, और फिर उसके बाद जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास क्या बनेगा, m into a, m a बिकॉज एक्सेलरेशन के कारण फोर्स, m1 है तो ये आपके पास m1 बन जाएगा। फिर से देखो क्या है, इसको समझने का तरीका देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है उसके कंपोनेंट पे ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करूं मैं, चलो मैं दूसरा ड्रॉ कर देता हूं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, और मैंने इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, परफेक्ट ना। अब ये जब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा कि इसका जो मास है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो जाएगा m2g, परफेक्ट ना। और इसके नॉर्मल से ड्रॉ करूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा m2g व्हाट इज cos थीटा, ये कंपोनेंट बन जाएगा। और ये जो बनेगा ये तो हमारे पास नॉर्मल बन गया, परफेक्ट ना। यहां से आगे की तरफ क्योंकि स्ट्रिंग जो है ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो यहां से ये टेंशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स काम कर रहा तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, m2g, और ये क्या बन जाएगा, sin थीटा, परफेक्ट है। चलो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग इसको समझोगे कैसे, ठीक है। और मैं इसको आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे एंगल दिखा देता हूँ 30, एक्चुअली ये 30 डिग्री होगा गाइस, आई एम सॉरी, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। सो ये 30 डिग्री है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे m1g sin थीटा नीचे की तरफ पुश कर रहा है, एक्चुअली पुल कर रहा है किसको, T को। तो m1g sin थीटा पुल कर रहा है किसको, T को, और इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के कारण बॉडी के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस हुआ, उस मोशन के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ m1a, जो कि आपके पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो हमने क्या निकाल दिया कि टोटल फोर्स का जो है कंपोनेंट निकाल के रख दिया, नेट फोर्स कैलकुलेट हमने किया, ठीक है ना। अब दूसरा वाला इक्वेशंस की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इस डायग्राम से जो एक इक्वेशंस को ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा, जरा ये देख लेते हैं। यहाँ पे खींच कौन रहा, जैसे यहाँ पे कौन खींच रहा था, m1g sin थीटा, किसको खींच रहा था, T को। इनके रिजल्टेंट के कारण कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हुआ, m1 है, परफेक्ट।
अब यहाँ पे कौन खींच रहा है, यहाँ पे तो टी खींच रहा, अरे बाप रे ये तो टी खींच लिया, किसको खींच रहा भाई, m2g sin थीटा, चलो कोई बात नहीं, m2g sin थीटा, परफेक्ट ना। और इसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो, अगर मैं बात ये कर लूं कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये खींच रहा किसको, इसको, और इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है बेसिकली वो हमारे पास क्या हो जाएगा, m2 इंटू ए, ये बन जाएगा, परफेक्ट। फिर से समझाता हूं, m1g sin थीटा खींच रहा है टी को, इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया, और इन दोनों को बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप इसको प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस लिख दो, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब आप इसको ओपन करोगे तो फिर वही मिलेगा, m1g sin थीटा माइनस टी मिलेगा, परफेक्ट ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 a के बराबर हो जाएगा। तो बात तो वही हुई मेरा वाली कि m1g sin थीटा खींच रहा है किसको, टी को, और इसका अपोजिट डायरेक्शन है तो इसलिए मैंने माइनस को रिप्रेजेंट कर दिया, अदरवाइज अगर सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस कर देता। और ये किसके बराबर होगा, दैट इज किसके बराबर होगा, दैट इज m1a। हम लोगों ने देखा कि हमने क्या किया कि ये इसको नेगेटिव लिया बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, और जब हमने इन ब्रैकेट को ओपन किया तो ये वाला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, t और प्लस कर देंगे m2g sin थीटा, और बिकॉज ऑफ ये t के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस में बनेगा, माइनस ओपन होकर फिर इसको माइनस कर देगा प्लस को, और बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स के, जो कि एक्सेलरेशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा m2a को, परफेक्ट ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से t की वैल्यू को इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो हमारे पास t इक्वल टू क्या बन जाएगा, m2a, और देयर इज अ माइनस। अब देखो यहाँ से हमें निकालना केवल है दैट इज टेंशन, तो हम फालतू का कैलकुलेशन क्यों करें, हम इसको नहीं करेंगे। हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से कि a की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, हम लोग पहले इसकी जो मास है और उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू देयर इज अ 4, तो 4g sin 60 डिग्री माइनस ऑफ t इक्वल टू 4a, परफेक्ट। तो a इक्वल टू हो जाएगा देयर इज अ g sin 60 माइनस t अपॉन ऑफ 4, एनी प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास ये एक कंडीशन मिल गई, ठीक है ना। वहां से भी सिमिलरली वही होगा, t माइनस m2 की वैल्यू कितना 1, तो t माइनस जी साइन 30 डिग्री, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 है, तो 30 डिग्री एंड इक्वल टू a, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, परफेक्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो a की वैल्यू आई है, ये जो इक्वेशंस मिला है, इस इक्वेशंस के a को और इस इक्वेशंस के a को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो चलो कंपेयर कर देते हैं, तो क्या बनेगा, g देयर इज नथिंग sin 60 minus of t upon of 4 which is equal to there is nothing t minus of g sin 30। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो g की वैल्यू है उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होता है दैट इज 3/√3/2 माइनस ऑफ t अपॉन ऑफ 4 विच इज इक्वल टू t माइनस 10, और हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, देयर इज into sin 30 1 upon of 2, परफेक्ट ना। मैं इसको इससे कैंसिल कर देता हूं, there is a 5 टाइम, इट इज कैंसिल बाय there is a nothing 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5√3 minus t upon of 4 which is equal to t minus of 5, परफेक्ट ना। अब मैं इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो t plus of t upon of 4 and equal to 5√3 and plus of 5, ये हमारे पास हो जाएगा 5t upon of 4 which is equal to, ये हमारे पास बन जाएगा 5 कॉमन ले लूंगा √3 प्लस ऑफ 1, ये बन जाएगा। नाउ गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देयर इज नथिंग 5 into 4 अपॉन ऑफ 5, ये हमारे पास बन जाएगा गाइस, ठीक है ना, बिकॉज ये जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, और रूट में हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 1, ठीक है, विच इज कैंसिल बाय ईच वन, देन t becomes equal to 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस ऑफ 1 एंड विच इज न्यूटन, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन गया, देयर इज ऑप्शन नंबर 1, आई थिंक सो 1, हाँ हमारे पास ए फॉर इलाहाबाद, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ए ऑप्शन आया। तो हमने क्या किया, ये आइडियल आपके पास स्ट्रिंग और जो है टेंशन का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स के बेसिक प्रॉब्लम है ये। हमारे पास स्ट्रिंग था जो कि फ्रिक्शनलेस था, जो स्मूथ था, जिसका कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं था।
हमने क्या उसको क्रॉस सेक्शन को डिजाइन कर लेना था, m1g sin थीटा m1g cos थीटा इनमें स्प्लिट कर लेना था, कौन सा फोर्स किसको खींच रहा है और किसके कारण क्या रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में स्प्लिट आउट कर लिए। और दूसरे वाले के लिए भी हमने वही किया, टी खींच रहा था m2g sin थीटा को, t माइनस m2g sin थीटा, और इसके कारण जो एक्सेलरेशन से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था m2a, मैंने उसको इक्वल रख दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, m2 की वैल्यू रख के यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली मैंने यहाँ पे किया, हमारे पास m1g sin थीटा खींच रहा था t को, तो m1g sin थीटा माइनस ऑफ t इक्वल टू इसके रिजल्टेंट फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा था एक्सेलरेशन के कारण, दैट इज m1a, वो रख दिया। मैंने m1 की वैल्यू रख दी और फिर यहाँ से मैंने निकाल लिया a। अब ये वाला a और ये वाला a, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। यहाँ पे इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो जब मैंने यहाँ पे इसको कंपेयर किया तो हमारे कंपेयर करने के बाद बेसिकली ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई, दैट इज 4√3 + न्यूटन। ठीक है, तो ये रहा गाइस हमारे पास आज का जो है कुछ क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जिसको मैंने स्प्लिट आउट नहीं किया आपके सामने, क्योंकि अगर जब आप इसकी थियरी को डिटेल्स में पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि जो जेई मेंस है वो एक्चुअल में आप अपने पूरे सिलेबस को अगर आप कवर कर लेते हो, अगर आपको जेई मेंस निकालना है तो आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार कवर करो। इनफैक्ट आप अपने बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता तो यहाँ आओ, सेशंस देखो, इस पे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, आपके सामने थ्योरी डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके जो डीपीपी चाहिए आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे कि टेलीग्राम का चैनल की लिंक दे देंगे, आप वहां से डीपीपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको बेसिक चीजों पे ध्यान देना है जिससे कि आप चाहेंगे कि 100% आपका जेईई मेंस एडवांस जो है, जेईई मेंस के एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एडवांस के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अभी जेईई मेंस के लिए आपको कोई एडवांस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल सिलेबस कंप्लीट करो। एक बार टोटली सिलेबस आर कंप्लीटेड, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे, आपको बहुत एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसा ये कि आपने देखा ना, आपके मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मतलब 11th और 12th से मिला के किस तरह के क्वेश्चन आए थे, वैसे बाकी के और क्वेश्चन है। कल हमारा जो सेशन होगा आगे के 10 to 15 क्वेश्चन को लेके होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशंस को अगर प्यार देंगे तो हम आने वाले और भी वीडियोस को बहुत अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। चाहेंगे आप खुशी रहें, आप अपने एम को छूते रहें। थैंक यू ऑल।